जय हिंद एवरीवन। और आज हम अपना पार्ट 4 शुरू करने वाले हैं अपने फर्स्ट चैप्टर की फोर्थ पार्ट की वीडियो। तो हम स्टार्ट करते हैं सिटीज इन मेसोपोटामिया रीजन के बारे में। जब हम बात करते हैं सिटीज इन मेसोपोटामिया कल्चर के बारे में, तो हमें ये देखने को मिलता है जो इनकी सिटीज थी ना, जो सिटी लाइफ था वो एक टाइप से बहुत डाइवर्स कल्चर था। वहाँ पे अलग अलग एथनिसिटी के लोग हमें देखने को मिलते हैं। फिर जब हम आगे बात करते हैं कि कई जगहों पे ना क्या गया था, उस सिटी इतनी अच्छी थी ना, उन्हें क्या किया जाता, पोइट्रीज में उनके बारे में लिखा जाता, जो कि एक गिलगेमिक जो एपिक थी उसके बारे में भी, जो गिलगेमिक एपिक में भी जो सिटीज थी उन्हें डिस्क्राइब किया गया था। गिलगेमिक एपिक जो थी ना वो 12 टैबलेट्स में लिखी गई थी, वो रिटन ऑन 12 टैबलेट्स। तो गिलगेमिक कौन था? गिलगेमिक ना किंग था किसका? उरुक का। किसका? उरुक का। जैसे एनमरकर था, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, उसने जो लैप्सी थे, ये सारे जो इंपॉर्टेंट स्टोन थे उन्हें लाने के लिए भेजा था दूसरी कंट्री में, बट मिले नहीं। तो ये सब अगर आपको एनमरकर के बारे में नहीं पता तो मैं पिछली वीडियो देख लेना, उसमें मैंने बहुत डिटेल में बता रखा है। तो एनमरकर के बाद जो राजा है ना, उसका नाम था गिलगमेश। उसने क्या किया, जब वो एक टाइप से उसे ना हीरो कहा जाता था, तो एक बार क्या हुआ कि उसके ना एक फ्रेंड की डेथ हो गई। उसके एक फ्रेंड की डेथ होगी तो उसे एक थोड़ा सा सेटबैक लगा और उसने कहा कि यार मुझे अब ना इमोर्टैलिटी की तरफ देखना है, मुझे देखना है कि ऐसी कोई चीज मिले जिससे मैं हमेशा के लिए जिंदा रह पाऊं। ठीक है, मैं कभी भी मर ना पाऊं, कोई जिसे मैं चाहूं वो हमेशा के लिए जिंदा रहे। तो गिलगमेश नहीं पूरा ढूंढता है अपने, हर जगह सराउंड, पूरी दुनिया देखता है कहाँ है, कुछ है, कोई सीक्रेट मिल जाए, बट उसे ऐसा कोई भी सीक्रेट नहीं मिलता। तो गिलगमेश अब फेल्ड होता है और वापस कहाँ जाता है? उरुक में आता है। जब वो आता है वो देखता है यार मैं अगर इतनी क्या कहते हैं, मैं दुनिया भर में घूम रहा हूँ कि मुझे इमॉर्टल बनना है, मैं कभी ना मर सकूं, बट जब वो अपनी सिटी में आता है तो देखता है यार छोड़ो, अब कोई चीज है तो ये तो है नहीं कि जिससे मैं हमेशा के लिए जिंदा रह पाऊं। तो क्या करता है, अपनी सिटी को घूमता है, वॉकिंग अलोंग द सिटी वॉल बैक एंड द फोर्थ, एडमायर द फाउंडेशन फायर। तो अपनी सिटी के बारे में खूब सारा अच्छा अच्छा सोचता है, उसके बारे में देखता है कि यार कितनी बढ़िया सिटी मैंने बना रखी है, उरुक कितनी अच्छी सिटी है। तो यही चीज जो सारी मेंशन है ना, ये गिलगमेश एपिक में लिखी हुई है। गिलगमेश डज नॉट से दैट इवन दो द विल टू डाई सन आउटलाइन हीरोइक देन ही कंसिडर। ठीक है, वही चीज है, गिलगमेश एपिक में यही चीज लिखी हुई है जो मैंने अभी आपको ये समझाया है। फिर उसके बाद जब हम राइटिंग के बारे में बात करते हैं, हम ये देखते हैं कि यहाँ पे की जो राइटिंग थी, जो लेगेसी ऑफ द राइटिंग के बारे में जब हम बात करते हैं, यहाँ पे लोगों को पढ़ना लिखना आता था। जैसे आपको मैंने एनमरकर के बारे में बताया था, उसने एक क्या किया था, टैबलेट भेजा था दूसरे जगह पे कि यहाँ पे मुझे ये पत्थर चाहिए, तो उस राजा को देख के बहुत गुस्सा आया था। तो ये बात प्रूव थी कि मेसोपोटामिया में लिटरेसी एक पीक पे थी। अब कुछ चीजें होती है, जैसे कि मैं अगर अभी आपको बोल रहा हूँ तो मैं वर्बली बोल रहा हूँ, समझ रहे हो? वर्बली में क्या है कि मैंने आपको कुछ बोल दिया, कोई पोम्स होगी उसे आपने रट लिया, कोई चीज होगी उसे रट लिया, बट जो ये वर्बली है ये साइंस और मैथ्स में तो नहीं रहेगी ना। साइंस में आपको थीसिस होती है, उन्हें थीसिस को क्या करना पड़ता है, लिखना पड़ता है कि आपकी आने वाली जो जनरेशन है वो भी पढ़ सके। मैथ्स में आपको बार बार प्रैक्टिस करके अपनी मैथ्स को इम्प्रूव करना होता है। तो हमें जब टैबलेट्स मिलते हैं वहां पे, हमें मेसोपोटामिया में तो क्या होता है, हमें काफी चीजें मिलती है जो कि साइंस और मैथ्स से रिलेटेबल हो। जब हम बात करते हैं 1800 BC में एक हमें टैबलेट मिली जिसपे हमें क्या था, स्क्वायर्स, स्क्वायर रूट, टेबल से लिखे हुए थे, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सारी चीजें उन टैबलेट्स में लिखी हुई थी। आप ये जो नंबर्स देख रहे हो, 1 + 24 डिवाइडेड बाय 60 + 51 डिवाइडेड बाय 60 पावर में 2 है, प्लस 10 डिवाइडेड बाय 60 का √3 है। ये क्या है? ये √2 का है। मतलब जैसे अगर मैं ऐसे लिख दूं, आज के टाइम पे आपने ये जानते हो ये √2 की वैल्यू क्या होती है, 1.4 1.4 कुछ ऐसे, 1.4142 कुछ ऐसे करके होती है। तो जब आप इस पूरी कैलकुलेशन को सॉल्व करोगे तो ये डिजिट बन के आती थी, देखो 1.41421296। और आज के टाइम पे अगर हम जब 2 की जो रूट की पावर है जब निकालते हैं तो यहाँ पे देखो 1.41421356, मतलब देखो बहुत माइनर सा डिफरेंस हमें पता चलता है। तो इससे ये पता चलता है उस टाइम के लोग हमसे कितना आगे थे। उस टाइम के लोग को भी पढ़ना आता था और हमसे बढ़िया तरीके से पढ़ते हैं। मतलब आज तो साइंस टेक्नोलॉजी आ गई जिसके से हम और अच्छे तरह से पढ़ रहे हैं, बट उस टाइम जब साइंस टेक्नोलॉजी नहीं थी, उस टाइम वो इतनी साइंटिफिक मेथड से आंसर्स निकाला करते थे। जैसे कि एक क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन दिया होता कि एक फील्ड है, जैसे फील्ड है, इसमें एक उंगली बराबर जो है पानी
है इस फील्ड के अंदर जमा हुआ है, तो उस पानी का वॉल्यूम निकालो। सोचो इस टाइप के क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं उनकी टैबलेट्स पे, उनकी सीन्स पे। फिर हम ये देखते हैं कि उन्होंने साल को 12 महीने में, 12 महीने को 4 हफ्तों में, हफ्तों को 24 घंटे में, घंटों को 60 मिनट में जो था कन्वर्ट कर दिया था। आज के टाइम पे भी हम इसी बेसिस पे चलते हैं कि हमारे यहाँ पे 12 महीने है, हर एक महीने में 30 दिन होते हैं, 30 दिन अप्रोक्सीमेटली 4 वीक्स के होते हैं, एक वीक मतलब एक दिन में 24 घंटे, एक घंटे में 60 मिनट। ये सब हमें मेसोपोटामिया में देखने को मिलती है, जो कि डे टू डे लाइफ में हम देख पाते हैं। These टाइम डिवीजन वर एडॉप्टेड बाय सेसर्स, ठीक है। तब ये क्या हुआ, जब अलेक्जेंडर आया उसने ही ये सारे डिविजन्स को अडॉप्ट कर लिया, फिर रोमन वर्ल्ड ने, यूरोपियंस ने, इस्लामिक वर्ल्ड ने। तो धीरे धीरे करके क्या हुआ कि ये सारी जो डिवीजन थी, ये सारी लिटरेसी क्या हुई, एक दूसरी जगह पे स्प्रेड होने लगी। फिर हमें ये भी देखना पड़ता है कि जो सोलर इक्लिप्स है, लूनर इक्लिप्स है, सोलर इक्लिप्स और लूनर इक्लिप्स क्या होता है, एक बार में क्या होता है, मून और ये अर्थ, ठीक है, ये मून, अर्थ और ये सन, एक बार ये बीच में आ जाता है, एक बार सन, मून और अर्थ, एक बार मून बीच में। तो यही सारे क्या होते हैं, सोलर और लूनर इक्लिप्स होते हैं। तो ये सारी भी चीजें हमें देखने को मिलती है, और वो ऑब्जर्व करते क्या, पोजीशन ऑफ स्टार, कॉन्स्टिलेशन, जैसे कि हम कहते हैं तारों का पैटर्न, कुछ ऐसे टाइप के, मान ले कि अच्छा ये 3 स्टार है जो ट्राइंगल बना रहे हैं, तो इसको हमने XYZ पैटर्न नाम दे दिया। तो ये जो पैटर्न है ना, हमें उस टाइम पे भी देखने को मिलता है कि वो सब जो मेसोपोटामिया के लोग थे वो ये सारे पैटर्न्स को फॉलो करते थे। फिर जब हम बात करें, नन ऑफ दीज मोमेंट ऑफ मेसोपोटामिया अचीवमेंट वुड बी पॉसिबली विदाउट राइटिंग अर्बन, ठीक है, स्टूडेंट्स रीड, कॉपीड, राइटिंग टैबलेट, सम बॉयज वर ट्रेन टू बिकम दी। अब क्या हुआ, जब इतनी सारी, मान लो कि 100 किताबें लिख दी गई है, इन्हें अब रखने के लिए, ठीक है, इन्हें प्रिजर्व करने के लिए, इन्हें आगे और पढ़ने के लिए, ये सब क्या हुआ, कुछ लोगों को ट्रेन किया जाता था, जिससे क्या होता था कि ये जो रिकॉर्ड्स थे, इन्हें पहली बात तो आगे की जो जनरेशन है उन्हें फॉरवर्ड किया जाता था। फिर वो जनरेशन अपने टीचर से कैसे ये चीजें पढ़ेंगी, टीचर्स कैसे उन्हें समझाएंगे, ये सारा का सारा इसकी भी अलग से एक ट्रेनिंग हुआ करती थी मेसोपोटामियन रीजन में। We would be mistaken if the preoccupation of the urban Mesopotamia in the modern phenomenon let us took the final step already, ठीक है, ये सब वही चीज बता रखी है। फिर ऑलमोस्ट जब हम इसके बारे में आते हैं अर्ली लाइब्रेरी, हमें ये पता चलता है कि मेसोपोटामिया में लाइब्रेरीज ये सब तो थी, बट उससे पहले भी जो लाइब्रेरीज हुआ करती, जो एसेरियन डायनेस्टी थी, मतलब एसेरियन एम्पायर जो था, जो मैंने आपको बताया था, उसमें क्या था, उनने एक क्या किया था, एक 720 BCE से लेके 610 BCE के बीच में उनका एक बहुत बड़ा स्ट्रेच एम्पायर हुआ करता था। तो उनने काफी सारे जो एक लाइब्रेरी टाइप की खोली थी, जिसमें उन्हें काफी सारी चीजें, काफी सारे नॉलेज, ये सब उस लाइब्रेरी के अंदर लोगों को मिला करती थी। द स्टेट इकोनॉमी वॉज, अब इसमें क्या था, इस टर्म में ना एसीरियन एम्पायर एक तो बहुत ज्यादा फैल गया था, फिर उसके बाद वो सारे क्या, काफी जगहों से ट्रेड हुआ करता था इस टाइम पे। जो एसीरियन किंग थे, जो कि इमिग्रेंट थे, एक नॉलेज ऑफ सर्दर्न रीजन बेबीलोनिया, तो उन्होंने क्या किया, सीरियन किंग ने बेबीलोनिया को भी एक डेवलप किया था। फिर डेवलप करते करते उन्होंने वहां पे लाइब्रेरीज बनाई, उनके कैपिटल को ज्यादा फ्लरिश किया, बेबीलोनिया को अच्छी तरीके से एक्सप्लोर किया। अब बेबीलोनिया देखो, हम बात करें 720 से 610 BCE के बीच की, बट जो एसीरियन है, बेबीलोनियन, ये 3000 मतलब 3000 के 3 से 1000 BCE से भी पहले के जो थे, क्या कहते हैं, सिविलाइजेशन थी। तो उस टाइम से लेके अब तक की जो सिविलाइजेशन की, जो भी बेबीलोनिया की, एसीरियन की जो हिस्ट्री थी, वो क्या थी, वो इन लाइब्रेरीज में रखी जाती थी। इन लाइब्रेरीज में आपको हिस्ट्री मिल जाएगी, लिटरेसी, एस्ट्रोलॉजी, हिम्स, पोम्स, ये सारी चीजें इसमें मिला करती थी। यही चीज बता रखा है कि कैसे कैसे लाइब्रेरीज को फ्लरिश किया गया था इन पूरे पैराग्राफ में। बेबीलोनिया जब खुद एक इंडिपेंडेंट नेशन बना था ना, जैसे मतलब जिसपे एसीरियंस का कब्जा था, बेबीलोनिया खुद एक इंडिपेंडेंट बना, तो उसने खुद अपने जो क्या कहता है टैबलेट्स है, उन्हें भी और फ्लरिश करने की कोशिश की, अपनी लाइब्रेरी को, अपनी सोसाइटी को और भी ज्यादा क्या कहता है, यही फ्लरिश करने की कोशिश की थी। तो यही सारी चीजें इस वाले पैराग्राफ में लिखा हुआ है। तो इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है वो यहाँ पे खत्म होता है। एन अर्ली आर्कियोलॉजिस्ट, ठीक है, अच्छा ये भी है क्या, अ मैन ऑफ द सदर्न नबोप्लेसर रिलीज बेबीलोनिया फ्रॉम द असीरियन डोमिनियन, ठीक है, सक्सेसर टेरिटरी अगेन, ठीक 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 ठीक। बस इस वाले पैराग्राफ में यही चीज मेंशन की गई है कि कैसे जो आर्कियोलॉजिस्ट ने थे
उनने जगहों को खोजा और कैसे जो सिटीज थी एमर्ज हुई थी। बाकी इसमें उतना कुछ खास है नहीं। तो इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है ना यहाँ पे इस वाले पैराग्राफ के साथ यहाँ पे खत्म होता है। तो अगली वीडियो जो आएगी हमारी वो चैप्टर 2 के ऊपर आएगी। तो मोस्ट प्रॉब्ली हमारा चैप्टर 1 खत्म ही हो गया। और कुछ इसमें अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप मैं एक बार चेक कर लूं। तो कोई भी अगर आपको कोई डाउट होगा, कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और मैं कोशिश करूंगा कि आपके डाउट्स को